नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुशवाहा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल हम सफर एकेडमी पर। आज का टॉपिक है सिंथेटिक डाई। हिंदी में कहते हैं जिसको संश्लेषित रंजक। ये केवल एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो बीएससी तक सीमित है, एमएससी में भी सिंथेटिक डाई से और कंपटीशन में भी सिंथेटिक डाई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संश्लेषित रंजक यानी कि रंग। डाई तो सभी जानते हैं, बालों में करवाते हैं, कुछ लोग मूछों पे करवाते हैं, किसी की दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है, रंगीन रंगीन तरीके के हम लोग कपड़े पहनते हैं और वो सब डाई उसमें यूज होती है। और जब बात रंगों की हो तो केमिकल डाई की बात ना हो तो ऐसी बात नहीं हो सकती। केमिस्ट्री के अंदर हमें केमिकल्स पढ़ रहे हैं, यानी ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो डाई की तरह काम करते हैं, जो बालों में लगा लेते हैं। कई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, तो वो अलग अलग जो मेहंदी हैं या डाई हैं अलग अलग प्रकार के रंग देते हैं, तो वो सभी केमिकल ही हैं। तो अब आज के लेक्चर में हम यही जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो डाई की तरह एक्ट करते हैं, या केमिकल में ऐसी कौन सी विशेषता होनी चाहिए कि वो डाई की तरह एक्ट कर सके। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पहले ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, और इसकी पीडीएफ जो है वो हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से आप प्रॉपर आप नोट्स बना सकते हैं। यदि आप पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव है तब भी ठीक है, और नेचुरल जानकारी के लिए भी डाई जो है, कैसे डाई काम करती हैं, अगर साइंस से थोड़े से भी अगर आप रिलेट करते हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। सिंथेटिक डाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंथेटिक डाई क्या कहा जाए? सिंथेटिक डाई संश्लेषित रंजक, हिंदी में संश्लेषित रंजक। डाई को हिंदी में कहते हैं रंजक। केवल डाई को हम लोग वर्णक भी कहते हैं, या इनको रंग द्रव्य भी कहते हैं। रंग, इसका मतलब क्या हो गया? रंग प्रदान करने वाले पदार्थ, तो रंग वर्णक। इसकी जगह पे एक शब्द और यूज होता है, इसको हम लोग कहते हैं पिगमेंट। अच्छा, बात ये थी जब रंग की थी, हमने कहा कपड़े, कुछ भी ओढ़ने के लिए, चादर हो, कालीन हो, कुछ भी है, सब चीजें आपको रंगीन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हाँ सर ये सिंथेटिक डाई है, सबसे रंग आते हैं, लेकिन क्या गाजर में, खीरा में, हल्दी में, ये सब जो नेचुरल चीजें हैं सर, उनमें भी तो कुछ रहता होगा? बिल्कुल रहता है। बायो में हम लोग पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर में भी पढ़ते हैं, तो उनमें भी रंग आते हैं। तो क्या सर उसको भी डाई कहा जाए? हाँ डाई कह दीजिए, लेकिन सिंथेटिक डाई ये मैन मेड डाई है। संश्लेषित आप तब कहेंगे जब आदमी बनाएगा, नेचुरल होगा जब प्रकृति से होगा। तो वहां पे प्रकृति के लिए जो कलर आते हैं, जैसे आपका गाजर का हो गया या किसी भी हल्दी का रंग हो गया, तो वो जो रंग नेचुरली उसमें आते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पिगमेंट। यानी कि यहाँ जो हमने आपको शब्द बताया है कि डाई की जगह आप वर्णक यूज कर रहे हैं, इसको आप वर्णक की जगह आप क्या यूज करेंगे? पिगमेंट वर्ड यूज करेंगे। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर डाई पर पहुंचते हैं। तो सर पिगमेंट क्यों कहा जाए, इस वाली बात को समझते हैं। पिगमेंट अभी बोला था, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वर्णक कह सकते हैं। ठीक है, वर्णक। आइए इस चीज को समझते हैं। पिगमेंट जो है, पिगमेंट इज ए नेचुरल कलरिंग मैटर। क्या है? प्राकृतिक रंग देने वाले पदार्थ हैं पिगमेंट। किस किस में सर? फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल सेल, टिश्यूज। शरीर का अपना रंग, आपका रंग, किसी का गोरा, किसी का काला, सांवला, सर ये सब चीजें हैं, टिश्यूज हैं एनिमल सेल्स में, प्लांट्स में। पत्तियां नई निकलती हैं, हरी होती हैं, डार्क हो जाती हैं, बाद में सूख जाती हैं, अलग अलग प्रकार के रंग आ जाते हैं। सर क्या है? वो सब पिगमेंट है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा केमिकल काम कर रहा होगा जो उनको रंग दे रहा होगा। बात समझ में आ रही? कुछ लोग भी रंग होते हैं, रंग बदलते रहते हैं, उनके अलग अलग तरीके के रंग, बोले रंग न दिखाओ, ये बात आपने सुनी होगी। तो इसी तरीके से क्या है कि वहां पर जब आदमी नेचर बदल लेता कहते हैं रंग न दिखाओ। तो ये क्या है? प्लांट्स है, एनिमल सेल्स में, टिश्यूज में, इन सभी में जो नेचुरली कलरिंग मैटर हैं उनको आप पिगमेंट्स कह देंगे। डाई कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिंथेटिक डाई मत कहिएगा। द 3 पिगमेंट्स देयर आर प्रेजेंट इन ड्यूरिंग द एजिंग ऑफ लीव। पत्ती जब निकलती है, पत्ती कुछ समय बाद बड़ी होती है, जब सूखती है, उसकी एजिंग में कहते हैं सर 3 तरीके के पिगमेंट्स जो है काम करते हैं। सबको पहला वाला मालूम रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। दूसरा है कैरोटीनॉइड,
और तीसरा है एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल, सर ये तीनों चीजें रहती हैं जो उस पत्ती को पीला रंग, नीला रंग या जब निकलती है तो हल्की लाल पीले रंग में दिखाती है, यानी कि ऑरेंज में आप कह सकते हैं। जैसे कैरोटीनॉइड है तो आप देखते हैं जैसे कैरोटिन, जैसे कैरेट का जो रंग है, गाजर का रंग है, तो वो किस पिगमेंट के कारण है सर? उसमें अल्फा बीटा कैरोटीन्स होता है। क्या होता है बच्चों? अल्फा बीटा कैरोटीन्स होते हैं, जिसके कारण कैरेट का सर ये कलर आता है। और कैरेट आप देखते हैं कि रेड कलर में रहती है सर, उसमें लाइकोपीन नाम का वर्णक होता है। अगर पीली पीली रंग की है तो ल्यूसीन नाम का होता है। अगर पर्पल कलर की है तो एंथोसाइनिन होता है, जो कि यहाँ पे लिखा था। अलग अलग कलर की पत्तियां भी रहते हैं। क्लोरोफिल के कारण हरा हो गया, पता चल गई। ये पीले के कारण हो गया, ये इस टाइप की है ना, ऑरेंज टाइप में। और ये वाली जो है लास्ट वाली, ये पर्पल कलर की होगी, एंथोसाइनिन। अब आप और भी, और ये एग्जांपल आपने कैरेट में देखा, ये आपने पत्तियों में देखा, ये एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे आप सभी देखते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया था स्किन का कलर। कोई गोरा होता है, कोई थोड़ा सांवला होता है, किसी का रंग और ज्यादा है। तो वो पिगमेंट ऐसा टिश्यूज के अंदर, अपनी स्किन के अंदर ऐसा पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है। उस पिगमेंट का नाम है मेलानिन। ये क्या होता है? विटामिन डी की प्रेजेंस में मेलानिन ज्यादा बनने लगता है, जिससे व्यक्ति डार्क रंग का दिखने लगता है। आप लोग देखते होंगे, अनुभव करते होंगे, जब आप घर में रहें, कमरे में रहें, तो कुछ लोग शीशा देखते रहते हैं और कहते हैं कि अरे हम तो गोरे होने लगे, और जैसे ही 2 दिन के लिए बाहर जाते हैं रंग फिर से डाउन हो जाता है। तो वहाँ क्या होता है बच्चों? मेलानिन जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। जब मेलानिन ज़्यादा बनने लगता है तो रंग उसका डार्क हो जाता है। बात क्लियर है? उसको कम किया जा सकता है। जैसे लोग कहते हैं कि एलोवेरा लगाते हैं या बाहर कोई क्रीम लगा के निकालते हैं, तो जो सन एजिंग है या जो प्रोटेक्ट करती है, जो सूर्य की किरणें जो डायरेक्ट आपकी स्किन पर आ रही हैं, जो मेलानिन का फॉर्मेशन बढ़ा रही थी, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर दीजिए, रंग जो है अपने आप धीरे धीरे साफ हो जाएगा। अब बात करते हैं बालों का रंग। ये भी भाई पिगमेंट है, नेचुरल कलर है। किसी के सफ़ेद हो जाते हैं तो किसी के ब्राउन कलर के रहते हैं, शुरू से करली हेयर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, कुछ के ब्लैक रहते हैं। तो इसमें भी जो है अगर किसी के बाल जो है अगर ब्राउन या ब्लैक कलर के दिखते हैं सर, कहते हैं मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है। और किसी के रेडिश रेडिश दिखने लगते हैं तो उसमें फिनोमेलानिन नाम का, मेलानिन में ही फिनो जोड़ देते हैं, यानी फिलो मेलानिन नाम का वर्णक जो है वो प्रेजेंट रहता है। अब आपको बात समझ में आ गई कि प्रकृति में या प्राकृतिक जो भी चीजें हैं उनके जो रंग रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं पिगमेंट। वर्णक कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वर्णक बोला जाता है। तो ये जो पिगमेंट्स हैं वो क्या हैं सर? ऐसे प्राकृतिक पदार्थ में रंग प्रदान करने वाले हैं। तो ये सब एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, चाहे वो क्लोरोफिल हो, कैरोटीन हो, एंथ्रासाइनिन हो, ल्यूसीन हो, लाइसिन हो, या फिर मेलानिन हो या फिनोमेलानिन, ये सभी पिगमेंट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब चलते हैं दूसरे कैटेगरी में। पिगमेंट के बाद आता है, हम लोग बात कर रहे थे डाई की, तो वो सिंथेटिक डाई यानी संश्लेषित रंजक। आपको क्या करना है? सिंथेसाइज करना है। ये क्या हो गए? क्या कर सकते हैं इससे? आप किसी भी पदार्थ को रंगीन बना सकते हैं। तो इस आधार पे हम डाई जो है वो कह सकते हैं कि 2 प्रकार की डाई हो गई। केवल अगर डाई को अगर क्लासीफाई किया जाए, कलर चेंज कर लेते हैं, केवल अगर आप डाई कह रहे हैं, है ना, डाई कह दिया, तो आपकी 2 प्रकार की डाई हो गई। एक तो नेचुरल डाई और दूसरा हो गया मेरे बच्चों सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाई, संश्लेषित रंजक, प्राकृतिक रंजक। इसी नेचुरल ही डाइज को हम लोग क्या बोल देते हैं? पिगमेंट्स। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? पिगमेंट प्रकृति में रंग दे रहे हैं, पिगमेंट्स हो गए। अब हम लोग बनाएंगे सर सिंथेटिक डाई की कैटेगरी में आएंगे। अब सिंथेटिक डाई को रासायनिक रूप से यानी कि कैसे परिभाषित करेंगे, आइए उस चीज को समझते हैं। समय ज़्यादा बर्बाद ना हो इसलिए हमने आपको यहाँ पे पहले से ही परिभाषा लिख कर रखी है। सिंथेटिक डाई या केवल डाई किसको कहा जाए, पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए डाई इज ए नेचुरल और सिंथेटिक कलर सब्सटेंस। प्राकृतिक हो सकते हैं या संश्लेषित रंगीन पदार्थ भी हो सकते हैं। क्या चीज? डाई इज ए नेचुरल और सिंथेटिक कलर्ड सब्सटेंस। पदार्थ ही हैं, डाई क्या है? रंगीन पदार्थ हैं, चाहे वो प्राकृतिक पदार्थ हो या वो करते क्या हैं? ऐसे पदार्थ क्या करते हैं? विच कैन बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन और डिस्पर्सन ऑफ ए सब्सटेंस। या तो उसका विलयन बनाया जाए या उसका घोल बनाया जाए और वो अप्लाई किए जाए सर किस पे? टेक्सटाइल फाइबर,
यानी कि कपड़ों के उद्योग में, कहाँ पे, कॉटन्स में, लकड़ी में, सिल्क में, पॉलिएस्टर में, नायलॉन में, पेपर में, लेदर में, बालों का, प्लास्टिक मटेरियल का, बैग्स का यानी मोम का, और कॉस्मेटिक बेस में भी यूज कर सकते हैं, ऐसे रंग प्रदान करते हैं। तो इतनी, ये सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। तो इस चीज को हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने पढ़ा डाई के बारे में। तो डाई क्या है, नेचुरली या सिंथेटिक सब्सटेंस हैं जो सॉल्यूशन में घोले जाने पर जो चीजों को रंग देते हैं। तो आप कुछ भी रंग सकते हैं वहां पे, चाहे कॉस्मेटिक बेस की बात कर लें, बैग्स की बात कर लें, या प्लास्टिक मटेरियल हो, लेदर हो, या बाल हो, या कपड़े हैं, कुछ भी आप रंगने का काम करते हैं। तो हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया, या तो रंग प्रदान करने वाले नेचुरल हो सकते हैं या सिंथेटिक हो सकते हैं। अब बात कर लें जैसे इंडिगो और दूसरा है एलिजेरन, आर द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डाई। इसको सभी लोग जानते होंगे सर, इंडिगो ये है बच्चों नील। जैसे पिछले समय में जो है सफेद कपड़े बूढ़े पुराने लोग जो है नीले किया करते थे, वो इंडिगो, अपने यहाँ जो नील होती है वो इंडिगो है ना। ये डाई है, छोटा सा वीडियो बना देंगे इंडिगो डाई के बारे में, कैसे कैसे रिसर्च हुई थी और हम लोगों ने कैसे जाना कि ये डाई की तरह एक्ट कर सकती है, यानी कपड़ों को रंग सकती है, इसके बारे में भी जानेंगे। नाउ ए डेज मोस्ट ऑफ द कॉमन कॉमर्शियल डाइज आर सिंथेटिक डाई, चाहे वो बालों पे हो रही हो, कपड़ों पे हो रही हो, कुछ भी हो। इसलिए एक प्रिकॉशन दिया जाता है जब कभी भी, सभी लोग जानते हैं ये चीज कि यदि आप नए कपड़े लेके आते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसको धुलेंगे, उसके बाद पहनेंगे, क्योंकि उसमें जो केमिकल रहते हैं वो केमिकल बॉडी को हार्म कर सकते हैं। द फर्स्ट कॉमर्शियल सिंथेटिक डाई इज मोबे। जो पहली सिंथेटिक डाई वो क्या है, मोबे है, जो कि 1856 ईस्वी में परकिन द्वारा खोजी गई थी, जो एक ऑर्गेनिक डाई में इंडस्ट्री में अच्छे तरीके से वर्क कर रही थी। ठीक है, यहां तक सबको बात क्लियर होगी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। कोई भी पदार्थ जो है वो डाई की तरह कैसे एक्ट कर सकता है, कंडीशंस विच ए डाई मस्ट सेटिस्फाई। किसी भी, अभी हमने कहा कि कोई भी रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक हो सकता है या संश्लेषित हो सकता है, वो डाई की तरह एक्ट कर सकता है, यानी दूसरी चीजों को रंगने का काम कर सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए तब वो डाई की तरह एक्ट कर पाएगा। उसके पास एक सुटेबल कलर होना चाहिए और फिक्स इट सेल्फ कैपेबल टू बींग ए फिक्स्ड, खुद में फिक्स्ड हो, और जब किसी कपड़े पे डाला जाए, लगाया जाए, तो वो वहां पे फिक्स हो जाए। कब, जब उसके सॉल्यूशन में डाला जाए। छोटा सा एक उदाहरण है, जैसे घर के लोग जो हैं कभी सफेद जो साफी या तौलिया होती है उसको पीले रंग का बना लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि हल्दी का घोल बना लिया और उसमें उसको डिप कर दिया, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ समय तो पीली हो जाएगी, जैसे आप उसको सुखाएंगे तो वो उड़ जाएगा रंग। तो क्या करते हैं उसमें रंग बंधक के रूप में, यानी कि उसको फिक्स्ड करने के लिए, जैसे यहाँ लिखा है इट्स सेल्फ कैपेबल टू बीइंग फिक्स्ड, है ना, इतनी क्षमता हो कि वो उसमें धागों में फंस सके, फिक्स्ड हो सके, तो वहां पे फिटकरी डाल दिया करते थे जिससे वो पीली हो जाती थी। तो फिक्स इट सेल्फ एंड कैपेबल टू बीइंग फिक्स्ड एंड फैब्रिक फ्रॉम द सॉल्यूशन, विलयन में डाला जाए तो रंग बंधक की तरह काम करिए, तो अलग से उसमें कोई रंग बंधक प्रयोग न किया जा सके या किया जाए। और उसके बाद क्या हो, वैन फिक्स्ड, जब उसमें हो जाए तो ऐसा ना हो कि वो धूप में उड़ जाए, और रेजिस्ट टू एक्शन ऑफ वाटर, ऐसा भी नहीं है कि आप जब धुल दें तो उड़ जाए, साबुन या डिटर्जेंट का यूज करें तो वो धुल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हुई, समझ आया क्या नहीं होना चाहिए। 3 मस्ट कंडीशन होनी चाहिए कि उसके पास अच्छा खुद का रंग होना चाहिए, लेकिन किसी के साथ अगर घुली जाए तो वो अच्छे तरीके से उसको रंग प्रदान कर दे। अब छोटी सी एक हेडिंग और, केमिकल नेचर। कोई भी डाई का केमिकल नेचर कैसा होना चाहिए। कोई भी अगर डाई है, केमिकली डाई अगर वो है, तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो डाइवर्सिटीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, विभिन्नता मिलेगी, कॉम्प्लिसिटी भी देखने को मिलेगी। किसमें, उनके स्ट्रक्चर्स में। अलग अलग डाई में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे, अलग अलग रंग प्रदान करेंगे, कोई फीका करेगा, कोई डार्क करेगा। इस पर भी कुछ हम जो प्रोसेस होती हैं, चाहे ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, कुछ केमिकल प्रोसेसेस हैं, फेनोमेनाज हैं जो होते हैं कि कौन रंग प्रदान करते हैं, कौन नहीं करते हैं, क्या चीज़ ऐसी डाल दी जाए जिससे गहरे रंग आ जाते हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, कुछ ये सब चीज़ें हम लोगों ने अभी तक जो सिंथेटिक डाई पढ़ी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई भी ऐसे रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं, प्राकृतिक पदार्थ भी हो सकते हैं जो पदार्थों को रंग प्रदान करते हैं। अब पहले हमें रंग के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। अगर इसमें जो हमारी बहनें पढ़ रही हैं, लड़कियां जो पढ़ रही होंगी, तो उनको तो रंगों का बहुत ज़्यादा ज्ञान रहता है कि लड़कों को पता नहीं रहता।
तो वो अलग 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 तरीके से जानकारी होती है। तो लड़कियों का काम ही होता है सर ये ड्रेस नहीं वो ड्रेस नहीं, उनका तो इतना तक चलता है कि उनको हर चीज़ अलग अलग तरीके की चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास जाएं, अब डॉक्टर के पास कुछ कह नहीं पाते, नहीं तो वो 3 तरीके की मेडिसिन दे तो कहते हैं डॉक्टर साहब ये 3 एक रंग की होगी सर, इसमें दूसरा रंग कर दीजिए। चलिए आइए इसको देखते हैं। रीजंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डाई तो हमने पढ़ लिया, बार बार बात आ रही है रंग पे, लेकिन रंग पहचानने भी तो चाहिए, या कोई भी चीज किस रंग की दिखाई देती है ये भी तो जानना चाहिए, या रंग कैसे आएंगे ये चीजें जानने के लिए हम थोड़ा सा चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है, यानी कि वेव्स जो है वो 2 तरीके की होती है, एक तो मैकेनिकल होती है, दूसरी नॉन मैकेनिकल, यानी यांत्रिक और अयांत्रिक तरंग है। मैकेनिकल वेव जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नॉन मैकेनिकल वेव जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हीं माध्यम में एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण। जैसे सूर्य के प्रकाश का ये उदाहरण है, किसका है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, नॉन मैकेनिकल का है। तो वो जो वहां से यहाँ तक आती है तो बीच में कोई मीडियम नहीं होता है, लेकिन यहाँ तक चले जाते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कई प्रकार की विकिरणों का एक समाहन है। यहाँ आप देखिएगा कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजुअल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब मिलके क्या बनाए हैं सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनकी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी कॉस्मिक रेज की, गामा रेज की, एक्स रेज की, यूवी रेज की, विजुअल रेज की, ये ऑर्डर है। तो सबसे कम अगर एनर्जी है तो रेडियो वेव की सबसे ज्यादा एनर्जी है ये, क्योंकि आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू और न्यू इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्डा, यानी कि C प्रकाश का वेग भी निश्चित है, H कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट भी निश्चित है। तो यहां से हम एक बात निकाल सकते हैं सर, एनर्जी और वेव लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर अगर रेडियो वेव की एनर्जी कम है, कॉस्मिक रेज की एनर्जी ज्यादा है, अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेव लेंथ क्या होगी? कम। तो सबसे ज्यादा वेव लेंथ रेडियो वेव की होगी। तो ये चीज आपको याद करनी है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजुअल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये वाली बात है। अब इसमें क्या है? ये वेवलेंथ का ऑर्डर है, तो सबसे यहाँ पे कम वेवलेंथ और सबसे ज्यादा वेवलेंथ, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव की, 3 × 10⁻8 से लेकर 3 × 10⁻18 नैनोमीटर तक, जो कि प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के बराबर है। अब इसमें एक रीजन है जिसको हम लोग कहते हैं विजुअल रीजन, हिंदी में कहा जाता है जिसको दृश्य प्रकाश क्षेत्र। क्या कहते हैं? दृश्य क्षेत्र। यानी हम लोगों को जो रंग दिखाई देते हैं वो सर इसी में दिखाई देते हैं। तो इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि जो आपका दृश्य प्रकाश क्षेत्र है, विजुअल रीजन है, उस रीजन में वेवलेंथ कितनी होती है सर? 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर के बीच में होती। ये क्यों बताया? क्योंकि इन सब चीजों को पढ़ने के लिए हमें आवश्यक है कलर और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि रंग और संगठन के बारे में। अगर कोई भी डाई अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका रंग कैसे होगा और किनकी वजह से आया, तो क्या क्या संगठन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये हमें जानना जरूरी है। आइए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोई भी, जैसे अगर हमने शर्ट पहन रखी है, अगर नीले रंग की दिखाई दे रही है, बोर्ड ऐसे रंग का दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ काले रंग का दिखाई दे रहा है, तो कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो वस्तुओं के रंग हैं वो ऐसे कब आते हैं, कब की स्थिति में बनते हैं, ये वाली बात समझिएगा। देखिए कैसे, When a white light, भैया श्वेत प्रकाश की बात हो रही है, किसकी बच्चों? श्वेत प्रकाश की। आप जानते हैं जो कि 7 रंगों से बन के बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विबग्योर, जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर या 750 नैनोमीटर के बीच में। ये जब श्वेत प्रकाश जब किसी पदार्थ पर डाला जाता है तो 3 बातें हो सकती हैं। फॉल्स ऑन ए सब्सटेंस द 3 प्रोसेस में अगर, वही जो श्वेत प्रकाश जब आप प्रिज्म से होकर गुजारते थे तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती थी। आप लोगों ने हाई स्कूल में तक रटा होगा वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है सर? जब श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। एकदम रट रखा हो ना सब लोगों ने, जैसे कि यहाँ हम लोगों ने देखा था VIVGY और BIVGYOR विबग्योर दृश्य क्षेत्र में। तो यही वाली बात हमें समझनी है कि जब श्वेत प्रकाश जब किसी पदार्थ पर डाला जाता है तो 3 घटनाएं हो सकती है। सर 3 घटनाएं क्या हो सकती हैं? कि जो आपने लाइट डाली है वो टोटल क्या हो जाए सर? रिफ्लेक्ट हो जाए, टकराए और टोटल उसको वापस भेज दे। तो ऐसी चीज कैसी दिखाई देगी? सफेद,
आपने किरचॉफ का नियम भी पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि जो वस्तुएं ऊष्मा की जितनी अच्छी अवशोषक होती हैं उतनी अच्छी उत्सर्जक भी होती हैं। तो गर्मियों के समय में क्या होता है, व्हाइट जो बॉडी होती है वो अच्छी रिफ्लेक्टर होती है, तो गर्मियों में रंगीन कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सफेद पहनने चाहिए। सर्दियों में क्या होता है, कहते हैं कि रंगीन कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि अच्छे अवशोषक होते हैं। अगली घटना क्या है, इफ द लाइट इज टोटली एब्जॉर्ब, जो भी श्वेत प्रकाश आपने डाला है अगर वो टोटल एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो सर वो काले रंग की दिखाई देगी, ब्लैक बॉडी। एक छोटा सा दैनिक जीवन में उदाहरण बताते हैं। आप लोग अगर गांव क्षेत्र से आते हैं तो देखते होंगे कि गाय और भैंस दोनों जब धूप में अगर बंधी हो तो जो भैंस को है धूप जल्दी लगने लगती है, बहुत जल्दी हाँफ जाती है। वो अच्छा एक अफसोसक है, तो जो सूर्य की किरणें आ रही हैं सर उस पर जल्दी आ जाए तो वो जल्दी परेशान होने लगती है, गाय बंधी रहती है। तो ये घटना एक उदाहरण हो सकता है इस चीज का। इफ ए सर्टेन पोर्शन ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब, यदि इन 7 रंगों में से कोई एक स्पेशल रंग को एब्जॉर्ब करे तो एक पर्टिकुलर रंग की ही दिखाई देगी। सर किसकी दिखाई देगी, अपने पूरक रंग को, एक को एब्जॉर्ब करेगी और दूसरे रंग को रिफ्लेक्ट करेगी, जिस को रिफ्लेक्ट करेगी उसी की दिखाई देगी। अच्छा सर 3 बात है इस पेज पे, हमने 3 बातें सीख ली, फटाफट से एकदम दिमाग लगाइएगा, सीरियस होकर सुनिएगा। क्या 3 बातें, जब श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म पर गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ये घटना हम लोगों ने पढ़ रखी पहले। तो श्वेत को किसी हम क्या कर किसी पदार्थ पे डालते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश या कहीं का प्रकाश जो है किसी चीज पे गिर रहा है। तो वो 3 बातें हो सकती है, जो लाइट उस पर गिरी है या तो वो टोटल लौट जाए यानी रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो व्हाइट कलर की दिखाई देगी, और एब्जॉर्ब कर ले तो ब्लैक दिखाई देगी। इसीलिए ब्लैक बॉडी आपने पढ़ी होगी अच्छी अवशोषक होती है, 100% एब्जॉर्बर मानी जाती है। तो जब किसी पे प्रकाश डाला जाए टोटली रिफ्लेक्ट कर दे तो व्हाइट कलर की, टोटली एब्जॉर्ब कर ले तो ब्लैक कलर की। दोनों बातें क्लियर, एब्जॉर्ब कर ले ब्लैक, रिफ्लेक्ट कर दे व्हाइट। इन 7 रंगों में पर्टिकुलर एक वेवलेंथ को अगर एब्जॉर्ब करे तो एक रिफ्लेक्ट जिसको करेगी सर उसी रंग की दिखाई देगी। जैसे हमने पढ़ा है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये सबको पता होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सर ये प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि सब रंगों को अवशोषित करके एक रंग को केवल वो फैला रहा था, स्कैटर कर रहा था, जिस रंग को वो फैला रहा था सर उसी रंग की दिखाई दे रही थी। अब तो हम समझ गए सर कि कोई भी चीज कैसे रंग की क्यों दिखाई देती है जब उस पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है। टोटल अगर वो रिफ्लेक्ट कर देती है तो व्हाइट की, टोटल एब्जॉर्ब कर लेती है तो ब्लैक कलर की, और पर्टिकुलर किसी एक रंग की दिखाई दे रही है तो उसने उन 7 रंगों में से कोई एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया होगा और बाकी को जाने दिया होगा। रंग में आगे चलते हैं। रंगों में प्राथमिक रंग, ये जानना हम लोगों को जरूरी है क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई डाई जो है कैसी कैसी दिखाई देती है। तो सर प्राथमिक रंग क्या है, तो सर प्राथमिक रंग 3 रंग हैं। कौन कौन से, नीला, लाल और पीला, ये प्राथमिक रंग हो गए। अब बात आती है सर सेकेंडरी की, क्योंकि अगर हम लोग डाई पढ़ेंगे तो हमें रंगों के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी चीज अगर किसी रंग की दिखाई दे रही है तो रंग सर कैसे बनते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये हमें जानना होता है। अगर इन्हीं में से किन्हीं 2 रंगों को मिला दें, सर प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनते हैं। लाल और पीले को मिला दिया ऑरेंज बन गया, पीले और नीले को मिला दिया हरे रंग का बन गया, सर नीले और लाल रंग को मिला दिया तो वायलेट कलर का बन गया। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों वाली बात समझ में आ गई होगी। प्राइमरी कलर सर 3 है, इन्हीं से मिलकर जितने भी रंग बनते हैं सर इन्हीं से मिलकर बनते हैं। तो ये 2 तरीके के हो गए। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंटरी कलर, यानी जिसको हम लोग कहते हैं पूरक रंग। पूरक रंग को हम लोग 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप दिखा रहे हैं। प्राथमिक रंग में आपका नीला, लाल और पीला 3, इनको क्या किया जाए सर, अगर सेम रेशियो में, ठीक है, मिक्स्ड इन सेम रेशियो, अगर इन्हें बराबर अनुपात में अगर मिला दिया जाए तो सर पुनः सफेद रंग बन जाएगा। प्राथमिक रंगों को बराबर अनुपात में अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा सर, आइए कॉम्प्लीमेंट्री कलर में देखते हैं। एक चीज और समझिए, कॉम्प्लीमेंट्री माने है पूरक, यानी कि 2 मिला के जो पूरक कर रहे होंगे आपस में। तो एक कलर व्हील होती है जिनको मिला के हम लोग क्या होता है, जिनको मिलाकर रंग बनाते हैं। जैसे एक उदाहरण में समझिएगा, एक ये रहा आपका, ये क्या है, ये है आर्टिस्ट कलर व्हील। कैसे सर, ये है वायलेट, ठीक, उसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो,
ऑरेंज और उसके बाद रेड। जो आमने सामने दो रंग दिख रहे हैं, इसी एक को ले लीजिए सर, ये इधर से हमने इस वाले को ले लिया और इसके सामने ये वाला ले लिया। जैसे ये दोनों सामने ले लिए तो ये दोनों रंग एक दूसरे के पूरक बोले जाएंगे, कॉम्प्लीमेंटली बोले जाएंगे। जैसे उदाहरण में समझिएगा फटाफट से, लाल के सामने था हरा, नीले के सामने था ऑरेंज, येलो के सामने था पर्पल। तो ये जो आपस में मिला रहे थे, डिफाइन कैसे कर सकते हैं? बेसिक कॉम्प्लीमेंटरी कलर कंसिस्ट ए सिंगल प्राइमरी कलर एंड वन सेकेंडरी कलर। क्या हो? कॉम्प्लीमेंटरी कलर जो है कंसिस्ट ए प्राइमरी कलर, ए सेकेंडरी कलर। एक तो प्राथमिक रखते हैं, देखिए लाल और हरे में से सर ये वाला प्राथमिक है, ये वाला द्वितीयक है। नीले में और ऑरेंज में से सर ये वाला, पीले में और पर्पल में ये वाला। तो कॉम्प्लीमेंटरी कलर एक दूसरे को सामने वाले से मिला के बनते हैं या एक दूसरे के सामने वाले के होते हैं। तो एक पहचान ये हो गई कि कॉम्प्लीमेंटरी यानी पूरक रंग वे हैं जिनमें एक रंग प्राथमिक हो, दूसरा रंग द्वितीयक हो। फिर एक बार समझ लीजिए प्राथमिक रंग सर कौन से? प्राथमिक रंग 3 ही हैं। कौन कौन से? नीला है, लाल नीला और पीला। तो इनमें से लाल नीले पीले में किसी सेकेंडरी कलर को, तो सेकेंडरी कौन सा था? यानी जो प्राथमिक रंगों को मिला देने से बनता था, ये तो सेकेंडरी हो गए। तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। एग्जांपल के लिए कॉम्प्लीमेंटरी कलर ऑफ ब्लू इज ऑरेंज। आपने देखा ब्लू और ऑरेंज यानी कि जो उसके एक दूसरे के आमने सामने पड़ रहा था। इतनी बात क्लियर होगी। एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ते हैं कि कोई भी अगर वस्तु अगर लाल रंग की है तो वो एब्जॉर्प्शन कहाँ दिखाएगी? सर उसका एब्जॉर्प्शन होगा 7800 से लेके 6400 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो ये थोड़ा डाटा है जो आपको याद करना पड़ेगा कि ऑरेंज के लिए 6400 से 6000, येलो के लिए 6000 से 5700। अब आप ये भी पढ़ते हैं कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? सर हाइयर वेवलेंथ। हाइयर वेवलेंथ किसकी है सर? हाइयर वेवलेंथ है रेड कलर की। और लोअर वेवलेंथ किसकी है? लोअर वेवलेंथ हो गई आपकी वायलेट कलर। डन? इतनी बात क्लियर सबको? तो ये रंगों की कहानी थी। क्योंकि क्लास थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी हमें लग रहा है, तो आर्टिस्ट कलर व्हील कलर के बारे में हो गया। पर्टिकुलर आज हम लोग केवल रंगों के बारे में समझ लेते हैं, सिंथेटिक डाई भी समझ ली। उसके बाद पर्टिकुलर एक एक डाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे रंग आते हैं, क्या चीज होती है। अगर अभी बोला कि कोई भी चीज कैसे रंग की दिखाई देगी, यदि कोई भी वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करता है, किसको करता है बच्चों? वायलेट को एब्जॉर्ब करता है, और वो 400 से 435 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे तो कैसा दिखेगा? अपने कॉम्प्लीमेंटरी यानी पूरक रंग का दिखेगा। तो वायलेट के सामने सर येलोस ग्रीन, और इसके साथ 435 से अगर 80 तक है तो वो नीले रंग का यानी पीला दिखाई देगा। तो ये आपके सामने कहानी बनी हुई है, थोड़ा सा समझ लीजिए। वही है नीले के सामने क्या होना चाहिए था सर? ऑरेंज। है क्या? 435 से 480 तक तो हल्का येलो रहेगा, उससे थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर ऑरेंज में चेंज होगा, और ज्यादा पर्पल होगा, वायलेट में, फिर नीले में, फिर हरे में। इस तरीके से कलर चेंज होते चले जाए। ये वाली भी बात हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का हम लोग कंक्लूजन 2 मिनट में सुन लेते हैं खाली, कि आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो पिगमेंट और डाई के बारे में पढ़ा। ये दोनों ही क्या हैं? नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं जो पदार्थों को रंग प्रदान करते हैं। यदि पदार्थों को रंग जो प्रदान करते हैं वो अगर नेचुरली हैं तो पिगमेंट कह दीजिए, और अगर बनाए गए हैं तो उनको डाई कह दीजिए। दोनों बातें क्लियर? कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े, जैसे पत्तियों की अलग अलग एजिंग में अलग अलग कलर होते हैं, स्किन का कलर, बालों का कलर, चाहे वो कैरेट हो, इनमें कलर। तो ये पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में कलर के बारे में आज हम लोग जान चुके हैं, तो जब डाई को आप पर्टिकुलर पढ़ाएंगे, किसी एक सब्सटेंस को लेकर चलेंगे कि कोई एक केमिकल कैसे डाई की तरह एक्ट करता है, तो उसके लिए आपको रंगों के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि 3 प्राथमिक रंग हैं। प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग, और किन्हीं एक प्राथमिक और द्वितीयक को मिलाकर कॉम्प्लीमेंटरी यानी कि पूरक रंग बनता है, और
किस किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने पर कैसा कैसा होता है, एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। अगर इतनी बात अगर क्लियर है, अगर आपको आइडिया आता है कि इसमें एब्जॉर्ब करेगा तो सर इस रंग का दिखाई देगा, तो कभी भी पूरा सिंथेटिक डाई जो हम लोग पढ़ेंगे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर मुलाकात होगी। सिंथेटिक डाई को आगे बढ़ाएंगे, 2 या 3 4 पार्ट्स में हम लोग बहुत जल्दी सिंथेटिक डाई को समाप्त करेंगे। गुड नाइट, बाय बाय।